So today we are going to start the next chapter of human physiology, that is chapter number 17, locomotion and movement. So look to your content first of all. We are going to study, हम क्या क्या पढ़ेंगे. 17.1 में हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे मूव करता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही लोकोमोशन है. चेंजिंग द प्लेस फ्रॉम वन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सेकेंड इज़ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमारी बॉडी की मसल्स, एवरीथिंग व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती हैं, उनका अपीयरेंस क्या होता है. द नेक्स्ट विल बी स्केलेटल सिस्टम, जो हमारा पूरा कंकाल तंत्र होता है. एवरीबडी हैज़ सीन इन देयर बायो लैब्स. क्लियर हो गया. तो उसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे. उसमें बोन्स जो आती हैं उनके नेम्स. क्लियर हो गया. द नेक्स्ट विल बी जॉइंट्स, कि हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, कौन से जॉइंट्स कंप्लीटली मूवेबल होते हैं, कौन से पूरे मुँह तरीके से मूव नहीं करते हैं. ओके. एंड द लास्ट विल बी, एज इन एवरी चैप्टर वी आर रीडिंग अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम. तो इसमें भी हम एंडिंग उसके डिसऑर्डर्स से करेंगे कि इस सिस्टम से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स क्या हैं. तो आपको ये पता तो चल रहा है कि हर सिस्टम से कोई ना कोई डिसऑर्डर होता ही है. स्टार्टिंग फ्रॉम सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सक्रिएशन, नाउ वी आर गोइंग टू कम टू लोकोमोशन. तो देखिए, मसल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी होती हैं बॉडी में, बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे फ्रैक्चर्स आपने सुना हुआ है. क्लियर हो गया. चलिए अब आ जाइए, कम टू योर थ्योरी. होल्ड योर पेंसिल्स एवरीवन. तो देखिए इसमें क्या है कि मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स. मूवमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का. एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट. जितने भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं. स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट. तो आपने देखा होगा अमीबा के बारे में आपने पढ़ा था कि अमीबा एक यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ होता है और ये मूव करता है अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से. तो इसके जो स्यूडोपोडिया जो मूव हो रहे हैं वाटर में, वो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म फिल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फिल है, वो स्ट्रीम कर रही है, वो भी मूव कर रही है, तो उसकी बॉडी भी मूव कर रही है. तो पहले उसके अंदर का जो मैट्रिक्स है वो मूव करेगी, उसके साथ अमीबा की बॉडी मूव करेगी. क्लियर हो गया. अब देखिए, मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म. कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी सीलिया से मूव करते हैं, कुछ अपनी फ्लैजिला, जिसे हम टेल बोल देते हैं, बैक्टीरियाज में भी होती है, या कुछ अपने टेंटिकल्स जो उनके ऊपर लगे होते हैं बॉडी के आगे वाले सरफेस में, उससे भी मूव करते हैं. ह्यूमन बींग्स की बात करें हम, तो ह्यूमन बींग्स कैन मूव. हम क्या मूव कर सकते हैं, हम लेम्स मूव करते हैं, अपने जॉस, खाना चबाते हैं सब लोग, अपने जॉस जो हमारा ये पूरा जबड़ा होता है ये मूव करता है ऐसे ऐसे, तभी तुम खाना चबा पाते हैं. ओके. आईलिड्स मूव करते हैं, अपनी आँखें, पलकें हम अपनी आँखों की. क्लियर हो गया. टंग को मूव करते हैं, बोलने में टंग मूवमेंट, बिना टंग नहीं हिलेगी तो वो बच्चे बोल ही नहीं पाते, आपको पता है. क्लियर ही नहीं होती उनकी वॉइस, कुछ लोग बोल ही नहीं पाते हैं. तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं टंग में. तो देखिए, सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट्स इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन. अभी जो मैंने अपनी बॉडी की मूवमेंट्स की बात करी कि लिम्स को हिलाना, हाथ पैरों को, तो इसमें हमारी बॉडी की लोकेशन नहीं चेंज हो रही है, वी आर जस्ट मूविंग एट वन प्लेस, मूवमेंट कर रहे हैं खाली किसी ऑर्गन का. क्लियर हो गया. और ऐसा मूवमेंट जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉडी की लोकेशन को, बॉडी की प्लेस को ही बदल दे रहे हैं. जैसे अभी यहाँ पे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम वहाँ हैं, एक कॉर्नर में. क्लियर. दैट सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन. इनको बोलते हैं हम लोकोमोशन, क्योंकि ये हम खुद से कर रहे हैं, वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं. थोड़ा ना कि आपने सोचा नहीं और आप चलकर वहाँ पहुँच के, आप अपना डेली स्कूल तक चल के जा रहे हैं, कॉलेज तक जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, अपनी मर्जी से आप पहले डिसाइड करें कि आई एम गोइंग टू मार्केट, देन यू स्टार्ट वॉकिंग, अपने फुट्स को स्टेप करते हो आप, यू स्टार्ट वॉकिंग, और इसको बोलते हैं लोकोमोशन, वॉलेंट्री मूवमेंट्स. ओके. जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं इन्हें बोलते हैं लोकोमोशन. वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल्सो सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट. तो जैसे आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, क्लाइंब करते हैं, या फिर आप फ्लाई करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ये भी आपकी लोकोमोटरी मूवमेंट्स होते हैं. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट. तो जितने भी हमारे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको दूसरों से अलग होने की ज़रूरत नहीं है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स को ये अफेक्ट नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो पैरामीशियम आपने देखा हुआ है, ये भी एक प्रोटोजोआ है, स्लीपर की शेप में होता है, उसके चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम सीलिया बोलते हैं. ओके. तो पैरामीशियम में देखिए क्या होता है, सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड. तो सीलिया पैरामीशियम में क्या करता है, सीलिया इज़ अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर हो गया.
हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड लोकोमोशन एज वेल। तो जो सीलिया होता है पैरामीशियम में, वो उसके फूड को खिसका के उसके माउथ तक लाता है। जैसे सीलिया पैरामीशियम के चारों तरफ हेयर्स होते हैं बॉडी में, ठीक है। किसी भी हेयर में अगर फूड पार्टिकल ट्रैप हो गया, उसको फाइनली जाना उसके साइटोफेरिंग्स तक पहुंचना है, ठीक है। उसके माउथ तक जाएगा, वो धीरे धीरे खिसकता हुआ फिर फाइनली उसकी बॉडी के अंदर चले जाएगा। ओके। और इसके साथ साथ जो पैरामीशियम जो अपनी बॉडी को मूव करता है, तो मूव भी अपनी बॉडी को सीलिया की हेल्प से करता है। ओके, नाउ सी हाइड्रा की बात करें अगर हम, कैन यूज़ इट्स टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे। तो आपने हाइड्रा क्लास 10 में पढ़ा था कि हाइड्रा में बर्डिंग होती है। तो हाइड्रा जो होता है उसकी बॉडी पूरे टेंटिकल्स निकले होते हैं ऐसे ऊपर से पूरे, क्लियर हो गया। वो टेंटिकल्स से अपना क्या करते हैं, अपने कैप्चर करते हैं अपने प्रे को, अपने शिकार को उन टेंटिकल्स में फंसा के उनसे उनको कैप्चर करते हैं और अपने उन टेंटिकल्स को लोकोमोशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए वी यूज़ लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर्स। अगर हम अपनी बात करें कि हम कैसे लोकोमोशन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिम्स को मतलब पैरों को, क्लियर हो गया, हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी पोस्चर्स को चेंज करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, अपने हाथों को। ओके, द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। तो हमें से ये समझ में आया है कि हमारी बॉडी के मूवमेंट की वजह से हमारा लोकोमोशन हो रहा है। जब तक अपने पैर आप नहीं मूव करेंगे तब तक आप लोकोमोशन अपनी एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हम सेपरेटली नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमने चैप्टर का नाम ही रख दिया लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कि हम पहले मूव करेंगे फिर लोकोमोशन हो जाएगा हमारा, क्लियर हो गया। तो इसलिए हम इन दोनों को सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते। द टू मे बी लिंक्ड बाय स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। तो हमें से ये समझ में आता है कि जितने भी हमारे लोकोमोशन, जितनी भी जो हम प्लेसेस को चेंज कर रहे हैं, ये सारे हमारे बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। जैसे सपोज मैंने मूवमेंट किया, हाथ हिलाया, लोकोमोशन तो नहीं हुआ ना मेरा। तो ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स। अगर मैं यहाँ से वहाँ जा रही हूँ तो मतलब मूवमेंट बॉडी में हो ही रहा है। तो जितने भी लोकोमोशंस हम करेंगे अपनी लाइफ में, उन सब में मूवमेंट के बिना लोकोमोशन है ही नहीं। आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, पैर हिलाने पड़ेंगे, चाहे पैरों सर के जाओ या आप हाथों से ऐसे ऐसे जाओ, यू हैव टू एटलीस्ट मूव योर लिम्स। आपको अपने हैंड लिम्स, पैर, फोर लिम्स, हाथों को हिलाना ही पड़ेगा। So this is all about locomotion and movement. Now see you next para. Methods of locomotion performed by animals vary with their habitats and the demand of the situation. जो methods हमारी locomotion की होती हैं, जो animals perform कर रहे हैं, वो उनकी हैबिटाट्स के साथ वैरी करती हैं, चेंज करती हैं। जैसे कि मतलब वो कहाँ रह रहे हैं, उनकी सिचुएशन, मतलब जो सिचुएशन है उसकी डिमांड क्या है, क्लियर हो गया। जो जगह जिस एनिमल की है उसके हिसाब से वो अपना मूवमेंट करेगा। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड। लोकोमोशन क्यों कर रहे हैं जानवर, जानवर यहाँ से वहाँ क्यों जा रहे हैं, फूड के लिए, खाने के लिए, क्लियर हो गया, शेल्टर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेट के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड से बर्ड्स यहाँ से वहाँ फ्लाई करके आती है इतनी इतनी दूर, कितने कितने माइल्स, डिपेंडिंग ऑन वेरियस सीजन्स। जब उधर ठंड होती तो यहाँ आ जाती हैं, क्लियर है। कुछ बर्ड्स ब्रीडिंग करने के लिए स्पेशली आती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जाती हैं। तो देखिए मतलब उनके जो सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स उन्हें जहाँ लग रहा है वो वहाँ पे खुद ही पहुँच जाती हैं। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस और टू एस्केप एनिमीज़। या तो उनको क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने बताई, ठंड पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है किसी कंट्री में, तो वो लोकोमोशन कर लेंगी, क्लियर हो गया। तो जो भी उनकी कंडीशंस उनके लिए अच्छी हैं, मतलब फेवरेबल है, उनके लिए भी वो लोकोमोशन करती हैं। और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज़, उन्हें लग रहा है किसी एनिमल को कि यहाँ मेरा एनिमी है, मेरा दुश्मन मेरे को अटैक कर देगा, खा जाएगा, तो एनिमल वहाँ से भाग जाता है। जैसे शेर है सपोज किसी जंगल में, किसी एनिमल को पता चलेगा कि मुझे खाने आ रहा है या मेरे आसपास मुझे देखना चाह रहा है, शिकार में है, तो वो एनिमल वहाँ से दौड़ लगाएगा, भाग जाएगा वहाँ से, क्लियर हो गया। तो बहुत सारे एनिमल्स जो हमारे होते हैं वो मूवमेंट या लोकोमोशन अपने एनिमीज से या अपने प्रीडेटर से बचने के लिए भी, शिकारी से बचने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है कि लोकोमोशन एनिमल्स क्यों करते हैं, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि क्यों क्यों कर सकते हैं वो लोकोमोशन। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ 17.1, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो देखिए सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी की अगर हम सेल्स की बात करें,
सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो हमारी बॉडी के सेल्स में 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं। सेल की बात कर रही हूँ, अब ऑर्गन की बात नहीं कर रही हूँ अपने हाथ पैर की। सेल, हमारे शरीर के जो सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, जो ट्रिलियंस में हैं, वो भी मूवमेंट कर रही हैं 3 टाइप्स में, एमीबाइड, सिलियरी एंड मस्कुलर। 3 टाइप के मूवमेंट्स हमारी बॉडी के सेल्स करते हैं। अमीबा की तरह भी चलते हैं, सिलियरी भी होते हैं, सीलिया पोजेसिंग वाले, और मस्कुलर मूवमेंट भी करते हैं। सम स्पेशलाइज सेल्स इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, ये दोनों आपने पढ़ा था, टाइप ऑफ WBC होते हैं। क्लियर हो गया। ये अगर हम कुछ स्पेशल सेल्स की बात करें अपने शरीर की, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ये अमीबाइड मूवमेंट करता है, अमीबा की शेप में, अपनी प्रोटोप्लाज्म को स्ट्रीम करके हिला के फिर अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कि मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, यू कैन राइट ओवर देयर कि दीज आर द टाइप ऑफ WBC। इट इज़ अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया फॉर्म बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन अमीबा। तो ये जो इफेक्टेड हो रहा है, ये प्रोसेस कैसे हो रही है, प्रोटोप्लाज्म जो होती है वो स्ट्रीम होती है। जैसे प्रोटोप्लाज्म इधर को गई तो एक सीडोपोडिया बन गया, इधर गई ऐसे सीडोपोडिया बन गया। सीडोपोडिया क्या होता है, अमीबा की आप जो शेप देते हैं ना, वेवी शेप, दैट इज सीडोपोडिया। सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स पैर, फॉल्स पैर। चलने का काम तो वो कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली योर फीट्स, वो एक शेप हो गई, अलग अलग शेप जो चेंज कर रहा है। अब देखिए, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन अमीबाइड मूवमेंट। तो अमीबाइड के मूवमेंट के जो साइटो, सेल का भी एक अपना स्केलेटल होता है, हर एक सेल का, ओके, हर एक सेल का अपना स्केलेटल होता है जो प्रोटीन का बना होता है। जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन तो पूरा ये हो गया, बट एक सेल है हमारा जो विजिबल भी नहीं होता है हमें। क्लियर हो गया। उस सेल के पास भी अपना पूरा एक प्रोटीन्स का पूरा एक स्केलेटल है, वो भी हेल्प करता है अमीबा को मूवमेंट के लिए इन्वॉल्व, वो अमीबाइड मूवमेंट के लिए इन्वॉल्वमेंट है उसका। क्लियर हो गया। मतलब सेल्स को मूव करवाता है किस मूवमेंट में, अमीबाइड, अमीबा की शेप में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है सिलियरी मूवमेंट। तो सिलियरी मूवमेंट ऑकर करता है हमारा मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के जो अंदर की ऑर्गन्स है, ट्यूब वाली, ट्यूबुलर पाइप की तरह जो हॉलो ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, और जिनके अंदर कौन से सेल्स की लाइनिंग होती है, सीलिएटेड इपीथीलियम। मतलब हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जिनमें ट्यूब्स हैं खाली अंदर से, या कह सकते हैं जो पाइप की शेप में होती हैं, उन बॉडी के उनके अंदर की जो लेयर होती है वो होती है सीलिएटेड। मतलब जैसे ब्रश बॉर्डर, जैसे आपने अपना टूथब्रश देखा है, ब्रसल्स लगे होते हैं ब्रश में, ऐसे ही हमारे उन पाइप्स के साइड में ऐसे लगे हुए हैं हेयर्स पूरे। आपकी बॉडी की बात हो रही है, आपकी बॉडी में सबके लगे हुए हैं ये, बॉडी के अंदर सीलिया। क्लियर हो गया। तो वहाँ देखिए क्या होता है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया एंड ट्रैकिया। जैसे हमारा ट्रैकिया होता है वेंट पाइप जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे भी अंदर आपके सीलिया लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं आपके, रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स एंड सम ऑफ द फॉरेन सबस्टांसेस इनहेल्ड अलोंग विद एटमॉस्फेरिक एयर। आप सांस ले रहे हैं, हवा में डस्ट भी जा रही है, जर्म्स भी जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है। जैसे आपने सांस ली, इस वाले पाइप पे सीलिया ने उसको ट्रैप कर लिया, उन बालों ने उनको फंसा लिया, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, फंस गया, तो आपके लंग्स तक वो डर्टी एयर, डस्ट वाली एयर नहीं जाती। क्लियर हो गया। ये नेचुरल फिल्टर्स हैं हमारे एयर बॉडी के। ऐसी वहाँ तो चलो सीलिया होता है, नोज़ में तो प्रॉपर हेयर्स होते हैं आपके अंदर, ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। क्यों? क्योंकि लंग्स बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, वहाँ पे कोई भी वो चीज़ आ जाए जो बॉडी को नहीं चाहिए। ओके, अब देखिए ये तो होगा आपका ट्रैकिया के बारे में। तो ट्रैकिया में सीलिया का होता है, एक आप याद रखेंगे, सीलिया एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जो फीमेल की ओवरीज होती हैं, ध्यान से सुनना, जो फीमेल की ओवरीज होती हैं, ओवरीज में से एवरी मंथ एक एग आता है। ओके, वो एग जो ट्रेवल करके फलोपियन ट्यूब तक आता है ना, ओविडक्ट तक ट्रैवल करके, सपोज देखिए बना यहाँ, उसको आना है यहाँ, कैसे आएगा, वो यहाँ सीलिया होती है, ऐसे स्लिप करता हुआ यहाँ पहुँच जाता है। क्लियर हो गया। तो ये पैसेज है जो उसका जो करवा रहा है, वो भी वहाँ पे सीलिया रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब देखिए ये भी सीलियरी मूवमेंट है। तो आपको आ सकता है कि सीलियरी मूवमेंट के एग्जाम्पल्स तो ये देखिए एमसीक्यू में भी आ सकता है कि पैसेज ऑफ ओवा इज विच टाइप ऑफ मूवमेंट, सीलियरी है या अमीबाइड है। आप अमीबाइड करेंगे रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि दिस इज अ सीलियरी मूवमेंट। ओके,
अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा पैरा है वो है मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, हमारे हाथ पैर का मूवमेंट, हमारे जॉ का, टंग का। इसके मूवमेंट में ना तो सीलिया कोई काम कर रहा है ना तो हमारा कोई अमीबॉइड। यहाँ पे आता है हमारा मस्कुलर मूवमेंट, मसल्स का मूवमेंट। ठीक है, हम मुंह खोल रहे हैं, बोलने में बंद कर रहे हैं, तो यहाँ सारी हमारी मसल्स हैं, तो ये मसल्स करवा रही है मूवमेंट सारे। क्लियर हो गया? तो ये होता है मस्कुलर मूवमेंट। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मसल्स की स्टार्टिंग हो रही है। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, मसल्स की प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन की, तभी तो मूव कर रहे हैं हम हर चीज़ को। आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट, तो जो हमारी मसल्स की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। क्लियर हो गया? जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोकोमोशन कर पाते हैं, मूवमेंट्स कर पाते हैं। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। तो अगर हम बात करें कि हमें अगर लोकोमोशन करना है, मतलब हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो हमें यहाँ से वहाँ जाने के लिए हमारी बॉडी के तीन चीज़ों को, तीन सिस्टम्स को परफेक्टली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। परफेक्टली देखिए कौन कौन है। पहले मस्कुलर सिस्टम, मसल्स को, फिर आपके पूरे स्केलेटल सिस्टम को, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम से मसल्स तो जुड़ी होती हैं। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनके ऊपर क्या होती है, मसल्स होती हैं। और न्यूरल, दिमाग को, देखो ब्रेन, जब तक आपका ब्रेन कमांड नहीं देगा ना, यू आर नॉट इवन एबल टू स्पीक आउट, आप बोल भी नहीं सकते हैं। यहाँ से वहाँ जाना तो बहुत दूर की बात। क्लियर हो गया? सम किड्स आर बॉर्न दे आर स्पीचलेस, वो बोल ही नहीं पाते हैं। दे आर नॉर्मल, टंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट द ब्रेन इज नॉट गिविंग देम अ कमांड, दे आर नॉट एबल टू स्पीक अ वर्ड ऑल्सो। ऐसे बहुत बच्चे हैं, दे आर 3-4 ईयर्स इन एज बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक। ऐसी कुछ डिजीज़, ऑटिज्म, जेनेटिक डिजीजेज भी उनको हो जाते हैं, इनका ब्रेन का एक पार्ट वाला भी नहीं कर पाता है, बोलने वाला। तो हमारे ब्रेन में अलग अलग कॉर्टेक्स हैं, बोलने वाला। अब ये लास्ट चैप्टर अभी आपका आएगा, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि बोलने वाला पार्ट, सुनने वाला, देखने वाला, इमेजिनेशंस वाला, मेमोरी वाला, हर पार्ट हमारा ब्रेन का वेल डेवलप्ड है। फॉर दैट रीज़न हम एक बार में इतनी चीज़ें कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हर काम तो कर रहे हैं एक टाइम पे। एवरीथिंग वी आर डूइंग एट वन टाइम। ओके, तो देखिए इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स। तो आप इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कैसे मसल्स खींचती हैं। जैसे सपोज मुझे कोई चीज़ उठानी है, मेरा हैंड यहाँ तक जा रहा है, वो चीज़ वहाँ पड़ी है, थोड़ा खींचते हैं ना अपनी बॉडी को, हम ऐसे 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 कि हम पहुँच जाएंगे। क्यों? कंट्रैक्शन होता है मसल्स में, हम स्ट्रेच कर सकते हैं बॉडी, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी स्ट्रेच होती है। फॉर दैट रीज़न वी से यू ना मेक यू बॉडी फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल बनाओ। ठीक है, और हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, हमारे स्केलेटल सिस्टम के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट इज मसल्स। पहला हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं, मसल्स क्या होती हैं। विल अंडरस्टैंड इन बायोलॉजी की मसल्स क्या होती हैं, कैसी दिखती हैं। सो देखिए, यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 दैट सीलियन फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था बैक्टीरियल सेल्स के बारे में। वहाँ में ये समझ में आया था कि जो सीलिया होती है या जो फ्लैजिला होती है, वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल को कवर कर रही है, उसकी आउट ग्रोथ होती है, मतलब वहीं से वो स्ट्रक्चर निकलता है। अगर कोई पार्ट सेल मेम्ब्रेन का बढ़ जाए बाहर की तरफ को, आउट को ग्रोथ कर जाए, आउट को ग्रोथ, तो या तो वो सीलिया बना लेगा या तो वो फ्लैजिला बना लेगा। इजी है समझने के लिए। अगर सेल की मेम्ब्रेन आउट, बाहर को ग्रो हो जाए, ऐसे है ऐसे हो जाए, इट विल टेक अ शेप ऑफ अ सीलिया और अ फ्लैजिला। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फ्लैजिलर मूवमेंट होता है, फ्लैजिला टेल की जो मूवमेंट होता है, हेल्प्स इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोज। स्पर्म्स बनते हैं और मैमल्स में, एनिमल्स में, उन स्पर्म को स्विम करने के लिए फ्लैजिला का रोल होता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट्स इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। आपने फर्स्ट चैप्टर में पोरीफेरा किंगडम पढ़ा था, फाइलम पोरीफेरा, तो वहाँ पे वाटर जो हो रहा था हमारा स्पॉन्ज में मूव हो रहा था। क्लियर हो रहा है? तो जो वाटर करंट का जो मेंटेनेंस हमारा हो रहा था कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जेस का, तो देखिए वहाँ पे भी हमारा जो हेल्प हो रही थी इसी से हो रही थी। और लोकोमोशन जो हमारा प्रोटोजोआज में होता है, जैसे यूग्लिना की बात करें, तो वो सारे हमारे काइंड ऑफ फ्लैजिलर मूवमेंट्स हैं जो फ्लैजिला की हेल्प से हो रहे हैं।
मसल्स इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन। तो मसल क्या है? मसल हमारा वो टिश्यू है जो कि हमारे सेल की कौन सी लेयर से बना है? मीजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, आपने 3 लेयर्स पहली पढ़ रही है। तो जो मसल्स बनती हैं वो हमारे मीजोडर्म से बनती हैं, ठीक है। दे हैव about 40 to 50% of the body weight of human adult is contributed by muscles। करीब 50% हमारे शरीर का जो वजन है, वेट है, वो हमारे मसल्स का होता है, 50%। बाकी जो बचा वो हमारा हड्डियों का, क्लियर हो गया, बाकी बॉडी के ऑर्गन्स का। बट अबाउट 50% इज द वेट ऑफ मसल्स। दे हैव, वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़। हमारे मसल्स की बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। एक्साइट होती है मसल्स, एक्साइटेड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और एक्सटेंसिबिलिटी, खिंचाव भी होता है, एंड इलास्टिसिटी, दे आर वेरी फ्लैक्सिबल। क्लियर हो गया? तो हमारी मसल्स एक्साइट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सटेंस भी होती है, और इलास्टिसिटी भी शो करती हैं। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। मसल्स को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नेमली लोकेशन में देखा है उनको, कहाँ प्रेजेंट है, दिखती कैसी, अपीरियंस क्या है, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ को कैसे रेगुलेट करती हैं। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन की अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पे हमारी कौन कौन सी मसल्स हैं, तो स्पेशली हमारी 3 मसल्स होती हैं जो बॉडी की अलग अलग जगहों में प्रेजेंट है। पहली होती है स्केलेटल, दूसरी होती है विसरल, थर्ड होती है कार्डिक। कार्डिक तो आपको समझ आ रहा है नाम से कि हार्ट की मसल्स की बात हो रही है स्पेशली। स्केलेटल आपको पता है कि भाई जो मसल्स हमारे शरीर के कंकाल तंत्र से जुड़ी हैं वो स्केलेटल हो गई। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि विसरल क्या होती है, ये हम सब तीनों पढ़ेंगे डिटेल में। नाउ विल स्टार्ट विद स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स देखिए क्या है, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कॉम्पोनेंट। मतलब कि हमारी ये वो मसल्स हैं जो स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों से जुड़ी हुई हैं मसल्स। दे हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप। तो अगर इन मसल्स को हम निकाल के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कैसे देखेंगे? स्ट्रिप्ड अपीयरेंस मतलब इनमें हमें स्ट्रिप्स, लाइनें, धारियाँ दिखेंगी एक तरीके से इन मसल्स में। स्ट्रिप्ड मतलब धारियाँ दिखेंगी। ये धारियाँ जो हमारी इनमें दिखेंगी स्ट्रिप्स, ये मसल्स में बैंड बनते हैं, डार्क और लाइट बैंड, उनकी वजह से दिखती है। वो बाद में पढ़ेंगे बैंड्स क्या होते हैं। जैसे अब मैं कोई बैंड बना रही हूँ, मतलब लाइंस बना रही हूँ, तो मतलब स्ट्रिप्ड हो गया, तो आपको स्ट्रिप्स दिखेंगी। क्लियर हो गया? एज देयर एक्टिविटीज़, और इन्हीं मसल्स को बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल। जिन मसल्स में स्ट्रिप्स दिखती हैं इन्हें बोलते हैं स्ट्रेटेड। तो मसल्स भी 2 टाइप की पढ़ लेंगे आप, स्ट्रेटेड मसल्स और अनस्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। एज देयर एक्टिविटीज़ आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो देखिए इन मसल्स की एक्टिविटी वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है और इनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पॉस्चर। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रही हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना कि ये जो मसल्स होती हैं ये वॉलेंट्री कंट्रोल, मतलब ये मसल्स के मूवमेंट आप खुद से कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपने बॉडी, मैं बोल रही लेफ्ट योर हैंड, सब उठा लेंगे अपना हाथ। क्लियर हो गया? गो टू दैट कॉर्नर, चले जाएंगे, तो मतलब आप अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो ये होता है वॉलेंट्री कंट्रोल आपकी बॉडी का। तो ये मसल्स आपकी खुद के कंट्रोल में होती हैं फॉर योर लोकोमोटरी एक्शंस एंड बॉडी पॉस्चर। सो आपको एग्जाम में आएगा कि कौन सी मसल्स वॉलेंट्री कंट्रोल में, तो आप लिखेंगे स्केलेटल मसल्स। क्लियर हो गया? और ये मसल्स होती है हमारी स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं इन्हें। इनमें स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है। सबको समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट टाइप की मसल्स हमारी होती है विसरल मसल्स। विसरल मसल्स वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है, दे आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन। मतलब ये ऐसी मसल्स हैं जो हमारे शरीर के इनर वॉल से हॉलो ऑर्गन, हॉलो मतलब जो ऑर्गन हमारे अंदर से पूरे खाली है, जो शरीर के ऑर्गन अंदर से पूरे खाली है। जैसे पेट अंदर से पूरा खाली है तभी तो खाना भरता है आपके पेट में। क्लियर हो गया? इंटेस्टाइन्स हो गए। जो ऑर्गन बॉडी के पूरे खाली हैं उन्हें बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स। उन ऑर्गन्स के अंदर की तरफ उनकी इनर वॉल्स में विसरल मसल्स होती हैं। जैसे कि देखो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल मतलब मैंने स्टार्ट करा माउथ से एनस तक, पूरा हमारा सिस्टम अंदर से खाली होता है। क्लियर हो गया? तभी तो फूड पास हो रहा है, अदरवाइज हाउ इट इज़ पॉसिबल टू पास ओवर द फूड टू योर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है? एलिमेंट्री कैनाल में हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं जितने भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अंदर से तो खाली होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस पूरी खाली होती है,
तभी वहाँ बेबी फीटस 9 मंथ तक ग्रो कर सकता है। क्लियर हो गया? तो ये ऑर्गन्स हमारी होती हैं विसरल ऑर्गन्स, और विसरल मसल्स होती हैं इनके अंदर, और ऐसी मसल्स के पास डू नॉट हैव एनी स्ट्रेशंस। स्ट्रेशन मतलब इनके ऊपर कोई भी स्ट्रिप्स लाइन वाला अपीयरेंस नहीं है, इसी वजह से इन मसल्स को बोलते हैं स्मूथ मसल्स। दे आर नोन एज स्मूथ इन अपीयरेंस। ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेशंस का और ना स्ट्रेशंस होने का। स्ट्रेशंस मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स का अपीयरेंस। ओके, नाउ सी दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। Their activities are not under the voluntary control of nervous system. इनकी एक्टिविटीज़ आप अपनी मर्जी से, अपनी विल से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अपनी मर्जी से आप खाना, सपोज आपने खाया, अपनी मर्जी से उस खाने को आप रोक सकते हो क्या फूड पाइप में कि अभी पेट में मत जाना? पेट में जाएगा, अपने आप डाइजेशन होगा। आपको पता ही नहीं कि कौन से जूस मिक्स हो रहे हैं, कितनी चर्निंग मूवमेंट हो रही, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। अपनी मर्जी से अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑर्गन्स की मूवमेंट्स को, पेट के मूवमेंट को, ऑर्गन को कंट्रोल कर सकते हैं? नो। क्लियर हो गया? और देखिए गैमेट्स, तो गैमेट्स जो बन रहे हैं अंदर, ओवा का ट्रांसपोर्ट हो रहा है अपने आप फलोपियन ट्यूब में एवरी मंथ, यू कैन नॉट कंट्रोल योरसेल्फ। क्लियर हो गया? तो ऐसे मूवमेंट जो आप अपनी वॉलंटरी कंट्रोल्स में नहीं रख सकते हो वो इनवॉलंटरी होते हैं, और वो हमारी विसरल मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स या फिर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स करती हैं। एक एक डेफिनेशन के यहाँ पे 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, 3 नेम है। तो एग्जाम में ये स्मूथ मसल्स आ जाए, चाहे नॉन स्ट्रेटेड आ जाए, चाहे यहाँ पे आपका विसरल आ जाए, द आंसर विल बी द सेम। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से पूरा कॉन्सेंट्रेशन करके चीज़ों को समझो। एक बार अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्लियर होगी ना तो पूरी बुक के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। चाहे मैं कहीं से भी सीबीएसई क्वेश्चन बैंक उठा के ले आऊँ, कुछ भी, आप सारे आंसर्स देंगे। इफ़ एनसीईआरटी लैंग्वेज इज़ नॉट क्लियर तो आप कुछ क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज़ योर बेस। यहीं से सारे क्वेश्चंस बिल्डअप होंगे, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, एंट्रेंस एग्ज़ाम के, सब कुछ। अब देखिए लास्ट वाले में आ जाइए, टर्न योर पेज। अब आता है हमारा कार्डिक मसल्स। ओके, तो कार्डिक मसल एज द नेम सजेस्ट, उन्होंने आपको बोल दिया कि एज द नेम सजेस्ट कार्डिक मसल आर द मसल्स ऑफ हार्ट। ये कार्डिक मतलब हमारे हार्ट की, हमारी दिल की मसल्स हैं। क्लियर? मैनी कार्डिक मसल्स सेल असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डिक मसल। तो बहुत सारी कार्डिक मसल्स हमारी असेंबल होती हैं, एक ग्रुप में आती हैं और ब्रांचिंग पैटर्न बनाती है, जिसे हम बोलते हैं कार्डिक मसल्स। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डिक मसल्स आर स्ट्रेटेड। कार्डिक मसल्स हमारी स्ट्रेटेड होती है, मतलब स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। स्ट्रेशंस हैं उसमें, क्या है? स्ट्रेशंस। लाइट एंड डार्क बैंड से जो लाइंस बन रही है वो इसके पास है। दे आर इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है हार्ट की मसल्स। हम अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने हार्ट बीट को अभी सोचो कि मेरी हार्ट बीट तेज हो जाएगी? नहीं, वी कैन नॉट कंट्रोल। स्लो हो जाए? नो। ब्लड पंप कर सकते अपनी मर्जी से, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन? नो। इनवॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस आर दोज एक्शंस ऑफ द बॉडी विच आर नॉट आर कंट्रोल, इन आर कंट्रोल, या फिर नॉट अकॉर्डिंग टू आर विश। लिख सकते हैं आप ये सब चीज़ें बुक्स में, बिकॉज नेक्स्ट टाइम यू विल रीड तो आपको समझ में नहीं आएगा खुद से जब आप पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू आर विल नहीं होते, दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू आर विल। विल मतलब मर्जी, एंड दोज आर अकॉर्डिंग टू आर विल, दीज आर नोन एज वॉलेंट्री। ये तो हो गया आपका कार्डिक मसल्स के बारे में। अब देखिए, लेट अस एग्जामिन आ स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब हम एक स्केलेटल मसल का डायग्राम पढ़ते हैं। एक क्रॉस सेक्शनल दे रखा है यहाँ पे पिंक कलर का पूरा फिगर, ये एक मसल का डायग्राम है। तो हम इसमें समझेंगे कि कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। Each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundle। तो जो हमारे skeletal muscles का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सारे बंडल्स का बना होता है, जिन्हें बोलते हैं फेसिकल्स। ठीक है, फेसिकल्स जो हमारे होते हैं ये मसल के बंडल्स होते हैं, हेल्ड टुगेदर, और ये हेल्ड होते हैं आपस में एक कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू। आप डायग्राम में अगर ध्यान से देखेंगे
तो व्हाट यू विल लुक कि राइट हैंड साइड पे लिखा है मसल बंडल। देखो कैसे बंडल्स हैं, अभी मेरे सामने करीब 4-5 बंडल्स हैं। एक बंडल को उन्होंने अंदर से भी खोल के दिखा दिया है। 1 2 3 4, इस फिफ्थ वाले को उन्होंने अंदर से जूम कर दिया ताकि हम अंदर की भी इसकी एनाटॉमी समझ लें। मतलब इन बंडल्स की जो आपको पिंक कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं ना अलग अलग शेप में, इन सर्कल के नीचे देखो क्या है, ब्लड कैपिलरीज है भाई। ब्लड कैपिलरीज सारी जगह फैली हैं शरीर में, खून हर एक जगह जा रहा है। ध्यान से देखो कि ऊपर से तो वो आपको बॉल लग रहा है, अंदर अगर हम खोलेंगे तो इट हैज़ अ कनेक्शन ऑफ ब्लड इनसाइड दैट। ठीक है, तो देखिए इन्हीं बंडल्स को हम बोलते हैं फेसिकल्स और मसल बंडल्स। ये सारे मसल बंडल्स जो होते हैं कॉमन कोलाजीनियस कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है, जिसे बोलते हैं फैशिया। ओके, अब देखिए ईच मसल बंडल मसल फाइबर इज लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक मसल बंडल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम बोल रहे हैं सार्कोलीमा। तो सार्कोलीमा आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, जिसके बीच में सार्कोप्लाज्म फिल्ड है, क्योंकि मसल के अंदर जो प्लाज्म होता है ना उसको हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर इज सिंचियम एज सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मैनी न्यूक्लियस। तो हम बोल रहे हैं कि मसल फाइबर्स जो हमारे होते हैं ये सिंचियम होते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मसल्स के बीच में वो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमारी मसल्स का स्टोर हाउस है कैल्शियम का। कैल्शियम स्टोर करता है मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A characteristic feature of muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments or myofibrils। तो हमारे देखिए मसल फाइबर्स में बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म या फिर फिलामेंट्स कह सकते हैं और मायोफिब्रिल्स कह सकते हैं। ईच मायोफिब्रिल हैज़ ऑल्टरनेट लाइट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट, और हर एक मायोफिब्रिल के ऊपर बैंड होते हैं। अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ मायोफिब्रिल हैज़ एस्टेब्लिश्ड दैट स्ट्रेटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन। तो मसल्स में जो हमारे निशान हमें स्ट्रिप्स दिख रही हैं, वो स्ट्रिप्स हमारी मसल्स में 2 प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से होती हैं, इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स एंड नॉन स्ट्रेटेड। वो प्रोटीन्स का नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन 2 हमारे मसल के प्रोटीन होते हैं स्पेशल। द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड। जो हमारा लाइट बैंड होता है मसल्स का उसे हम एक्टिन कहते हैं, और उसके बैंड को बोलते हैं आई बैंड या फिर आइसोट्रॉपिक बैंड। और जो हमारा डार्क बैंड बनता है उसे हम ए बैंड कहते हैं या फिर एन आइसोट्रॉपिक, या फिर उसे उसके अंदर मायोसिन प्रोटीन होता है, कंटेन मायोसिन। तो मतलब कि एक्टिन प्रोटीन जो हमारी मसल के अंदर है ना, वो बनाने वाला है आई नाम का बैंड। जो मायोसिन नाम का प्रोटीन है वो बनाने वाला है ए नाम का बैंड। तो एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है अलग अलग टाइप के बैंड लाइन स्ट्रिप्स बनाएंगे, जिसकी वजह से हमें जो मसल्स हैं वो स्ट्रिप्ड दिखती हैं और कुछ हमें अनस्ट्रिप्ड दिखती हैं। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर। तो दोनों के दोनों जो प्रोटीन्स हैं हमारी मसल्स के अंदर, ध्यान से सुनना, जो दोनों प्रोटीन्स हैं मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन, ये रॉड्स की शेप में अरेंज्ड होते हैं, लंबे लंबे, और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडाइनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कम्पेयर टू मायोसिन। जो एक्टिन के बैंड्स बनते हैं, एक्टिन जो फिलामेंट्स हैं वो पतली होती हैं एज कम्पेयर टू मायोसिन, हैंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट्स। इनको हम ए और आई बैंड भी कह सकते हैं, एक्टिन और मायोसिन भी कह सकते हैं, थिन और थिक बैंड्स भी कह सकते हैं फिलामेंट्स। थिन जो हमारी होती हैं वो हमारी कौन सी होती है, एक्टिन। इन द सेंटर ऑफ ईच बैंड, जो हमारे बैंड बनेंगे लंबे लंबे, आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन, और दोनों बैंड्स के बीच में हमारी बनती है जेड लाइन। एक बार आप फिगर देखिए 7.2 का बी वाला, इसमें देखो आप यहाँ पे हैं, बीच में एक जेड कलर की लाइन लंबी सी काले रंग की जेड लाइन दिख रही होगी सभी बच्चों को। तो ये जेड लाइन क्या बता रहे हैं आपको कि इन दोनों बैंड्स के बीच में एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं जेड लाइन। ओके, इसे बोलते हैं इलास्टिक फाइबर होता है ये,
एक लाइन बनाता है, इसे बोलते हैं जेड लाइन। एंड आई इट इज़ इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्ट्स इन, जो इनको बीच से दोनों को काट रहा है एक तरीके से, देख रहे हो बाइसेक्ट कर रही है जेड लाइन। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच टू द जेड लाइन, जो थिन फिलामेंट्स हैं वो जेड लाइन से अटैच्ड होती हैं। The thick filaments in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line। और बीच में हमारी एक M line होती है दोनों के बीच में, जैसे दो बैंड्स के बीच में देखो आपको M line दिख रही है, लिखा तो नहीं है वहाँ पे, बट जो वो पूरी ऑरेंज कलर की डार्क लाइन दैट इज M line in the middle of this band। okay, the A and I bands are arranged alternatively throughout the line। तो ऐसे ही A और I band हमारे लाइन से लाइन लगे रहते हैं। The portion of myofibril between two successive Z lines is considered as the functional unit of contraction and is called a sarcomere। जो हमारी मायोफिब्रिन में जो दो सक्सेसिव Z लाइन्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, और जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं इसी को बोलते हैं सार्कोमेयर। नीचे देखो आप डायग्राम में दोनों Z के नीचे उन्होंने लाइन बना के लिखा है सार्कोमेयर, दोनों Z लाइन को एक साथ लिख दिया सार्कोमेयर नीचे। सार्कोमेयर ये वो है जो कंट्रैक्शन करा रहा है आपकी मसल्स में, अपने हाथ को आप खींच रहे हैं, मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं इसकी वजह से। इन अ रेस्टिंग स्टेट की बात करें, द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन ईदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट्स पार्शियली ओवरलैप। जब आप रेस्टिंग स्टेज में होती हैं आपकी मसल्स, तो आपकी ये सारी मसल्स के जो बैंड्स हैं ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। leaving the central part of thick filaments, the central part of the thick filament not overlap by thin filament and is called the H zone। जो हमारा सेंट्रल पार्ट होता है थिक फिलामेंट्स का, जो कि हमेशा ओवरलैप नहीं होता, कभी भी देखो साइड्स में ओवरलैप हो रही हैं दोनों लाइंस, बीच में एक गैप आ रहा है, इसको बोलते हैं हम H जोन, जो कि ओवरलैप्ड नहीं होता है। ओके, तो देखिए यहाँ से हमें आप ये वाले डायग्राम को अगर कंपेयर करेंगे ना विद अपर वन, तो देखिए ऊपर भी जेड लाइन आपको यहाँ दिख रही है, एक जेड लाइन ये है, ये आपके ए बैंड्स बन रहे हैं और ये वाले आपके आई बैंड्स बन रहे हैं। तो देखिए ऐसे ही आपका बीच का जो गैप है दैट इज नोन एज एच जोन, और लास्ट वाले दो जेड लाइन्स हमारी इसको बोल रहे हैं सार्कोमेयर। तो देखिए आप यहाँ पे ये लेबल कर लो ईजिली, जो आपको दो सबसे बड़ी वाली जो आपको लाइन दिख रही है ऑरेंज वाली, दो के बीच में जो बीच में जा रही है सीधी, वो आपकी थिक फिलामेंट आपको देखने में भी थोड़ी थिक लग रही है, मोटी, उसको लिख दो थिक फिलामेंट। बीच में जो लाइन जा रही है लंबी लंबी सीधी, ठीक है, उसको लिख दो थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट हमारी होती है मायोसिन। ओके, ये हमारा मायोसिन हो गया, थिक फिलामेंट मायोसिन। और जो ऊपर वाली हमारे गोल गोल आपको पर्ल्स मोतियों की तरह दिख रहे हैं जो, इसको लिख दो थिन फिलामेंट। ये पतली फिलामेंट है, इसका नाम है एक्टिन, ठीक है। तो मतलब एक्टिन के बीच में मायोसिन, फिर एक्टिन मायोसिन चल रहा है, और फिर देखो साइड में एक्टिन और मायोसिन के बीच में होती है जेड लाइन। ध्यान से देखना, एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्या आ रही है, एक्टिन, वहाँ पे मायोसिन का भी टुकड़ा है छोटा सा है, उन दोनों वैसे टुकड़ा इसलिए दिखाया कि वो पूरे लंबे लंबे, वो आपको डायग्राम कितना लंबा दिखाएंगे बुक में, बताइए कितना लंबा दिखा देंगे, दे हैव एंडेड ओवर देयर। तो उन दोनों के बीच में आपकी बनती है जेड लाइन। ओके, और जो जेड लाइन है और जो इन दोनों के बीच में लाइन बनेगी ना, जो सेंटर पे लाइन बनेगी, जो वहाँ पे आपकी बुक में भी लिखा था, आया था एम लाइन। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल बाय दिस बैंड बाय अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। बीच में सीधी लाइन खींच के आप लिख सकते हैं एम लाइन। इस बुक में तो इतना दे नहीं रखा है, और अदर्स बुक में दिया होता है। बीच में आप स्ट्रेट लाइन खींच के लिख सकते हैं एम लाइन, तो एम लाइन आपकी हो जाएगी बीच में। ओके, अब देखो जो हमारे फिलामेंट्स, आपको बताया था मैंने एक्टिन फिलामेंट कैसे बैंड्स बनाते हैं और मायोसिन फिलामेंट कैसे बनाते हैं, ये अभी हमने खुद ही पढ़ा है, ठीक है। तो जो एक्टिन होते हैं, एक्टिन्स के देखो ए बैंड बन रहे हैं हमारे, और मायोसिन के हमारे आई बैंड्स बन रहे हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। बाकी अब मसल वाला डायग्राम, इसको भी एक बार ध्यान से देख लेंगे कि मसल फाइबर्स जो प्रॉपर हमारे बंडल्स हैं बड़े बड़े, इनको तो बोल दिया मैंने मसल बंडल, फैशिकल्स, और जो बीच में हमारे एक एक सर्कल्स हैं इनको बोलते हैं मसल फाइबर। ये मसल के फाइबर्स होते हैं, ये मसल के सेल कह लो, सिंपल में मसल के रेशे समझ लो, या सेल ही होते हैं मसल के। इनके बीच में सार्कोलीमा भरा होता है, ठीक है, सार्कोलीमा कवरिंग होती है, उसके अंदर सार्कोप्लाज्म होता है अंदर, ठीक है।
और आपको देखो नीचे आपके ब्लड कैपिलरीज के पूरे कनेक्शंस हैं, ब्लू कलर की भी ब्लड वेसल्स हैं, लाल भी हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका कंप्लीट जो डायग्राम है सेक्शनल व्यू, ये आपको पूरा मसल बंडल और मसल फाइबर्स को शो कर रहा है, और इसकी वजह से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, इलास्टिसिटी शो करती हैं, एक्साइटेबिलिटी शो करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जो हमने प्रोटीन्स पढ़े ना, एक्टिन मायोसिन, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो कैसे बैंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड देन विल रीड अबाउट स्केलेटल सिस्टम, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, पूरी अपनी बोन्स के बारे में। ओके, बोन्स क्या होती है हमारी, उनके नेम्स, सारी बॉडी के पार्ट्स जितने भी, 4 लिम्स, लंग्स एंड ऑल द अदर थिंग्स, ब्रेन वगैरह सारे, स्केलेटल सिस्टम पूरा, स्कल का भी। और लास्ट हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंप्लीट योर चैप्टर ऑल्सो। ओके।